एक बार की बात है, एक सुनार था जिसमें कई बुरी आदतें थी। उनमें से उसकी दो बुरी आदतें खास थी। एक तो वह बहुत शराब पीता था और दूसरे बहुत खर्चीला था। इस तरह हम सोच सकते हैं कि कुछ ही समय में उसके पास उसका सारा पैसा खत्म हो गया होगा। अब उसके पास एक पैसा भी नहीं था जिसको वह अपना कह सके। जब वह गरीबी की इस हालत से गुजर रहा था, तो उसके ससुर ने उसकी सहायता की। उसने उसकी पत्नी को यानी अपनी बेटी को घर का खर्च चलाने के लिए 100 रुपए दिए। जब सुनार का ससुर अपनी बेटी को 100 रुपए देकर चला गया, तो वह अपनी पत्नी से बोला, अगर मेरे पास 25 रुपए होते तो मैं उसे एक ऐसा गहना बना सकता था जिसको मैं आसानी से 100 रुपए का बेच देता। पत्नी ने पूछा, क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकते हो? सुनार ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। उसकी पत्नी ने तुरंत ही 25 रुपए निकालकर देते हुए उससे कहा, तो यह लो 25 रुपए और करके दिखाओ। सुनार ने वे रुपए लिए, अपनी दुकान पर गया और अपनी पूरी होशियारी लगाकर एक कंगन बनाया। वह उसकी कारीगरी का अच्छा नमूना था। उसको देखकर खुश होते हुए उसने सोचा कि वह जरूर उसके लिए कुछ अच्छा भाग्य लेकर आएगा। वह उसको काफी ऊंचे दाम पर बेच सकेगा। उसको बनाने के तुरंत बाद ही वह उसको बेचने के लिए चल दिया। रास्ते में उसको वजीर का एक बेटा मिला। वजीर के बेटे ने उसको नमस्ते की और पूछा, दोस्त क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सा कंगन है? सुनार बोला, हाँ है। और क्योंकि अपने मुझे अपना दोस्त कहा है, इसलिए मैं उसे आपको ऐसे ही दे देता हूँ। कंगन उसको देकर खाली हाथ वह घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी से 25 रुपए इस शर्त पर और मांगे कि वह उनको भारी ब्याज समेत वापस कर देगा। उसकी पत्नी ने उसको 25 रुपए और दे दिए। इन 25 रुपयों से उसने पहले जितना ही सुंदर एक और कंगन बनाया और उसको बेचने चल दिया। वह कुछ ही दूर गया था कि उसको दीवान साहब का बेटा मिल गया। उसने भी सुनार को नमस्ते की और पूछा, ओ दोस्त क्या तुम्हारे पास कोई सुंदर कंगन है बेचने के लिए? सुनार बोला, हाँ साहब। यह कहकर उसने वह नया कंगन उसको दिखा दिया। नौजवान ने पूछा, इसकी क्या कीमत है? सुनार बोला, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया है, इसलिए मैं भी आपसे उतने ही अच्छे तरीके से बर्ताव करूंगा। लीजिए कंगन लीजिए, ये आप ही के लिए है। वह घर फिर से खाली हाथ लौट आया और अपनी पत्नी को 25 रुपए और देने पर मना लिया। पर उसकी पत्नी को अब अपना पैसा फायदे पर लगाने से कुछ कुछ शक सा होने लगा था। सो उसने इस बार उसको पैसे देने से मना किया। यह बताओ तुमने मेरे पैसों का क्या किया? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे 25 रुपयों के 100 रुपये बनाकर दोगे, पर तुम मुझसे 50 रुपए ले चुके हो और तुमने मुझे एक पैसा भी वापस नहीं किया है, और तुम मुझसे और पैसे मांग रहे हो। सुनार बोला, बेवकूफ मत बनो, मुझे मालूम है कि मैंने क्या कहा था और मैंने क्या किया है। मैंने तुम्हारा पैसा बिल्कुल नहीं खोया है। मुझे थोड़ा समय और दो, तुम देखोगे कि इस बिजनेस में मैं तुम्हें कितना सारा पैसा कमा कर दूंगा। पति ने उसकी प्रार्थना पर तरस खाकर उसको 25 रुपए और दे दिए। इन पैसों का भी उसने एक और नया कंगन बनाया, जो पहले जैसे ही सुंदर था। कंगन बनाकर और उसको लेकर वह फिर पहले की तरह से उसको बेचने के लिए चला। इस बार रास्ते में उसको इत्तेफाक से एक चोर मिला। उसने भी उससे कहा, दोस्त क्या तुम्हारे पास कोई कंगन बेचने के लिए है? इस पर सुनार ने यह कंगन उसको दे दिया। उसकी कीमत पूछने पर उसने उसकी भी उससे कोई कीमत नहीं ली और एक बार फिर सुनार खाली हाथ घर वापस आ गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को वह सब बताया जो कुछ अब तक उसने किया था। कुछ दिन बाद बचे हुए 25 रुपए घर के खर्चे में खर्च हो गए तो एक दिन उसकी पत्नी बोली, अब मेरे पास घर के खर्च के लिए एक पैसा भी नहीं है। सुनार ने सोचा, अब मुझे अपने दोस्तों को जांचना चाहिए। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और वजीर के घर गया, पर उसको वजीर नहीं मिला। फिर वह दीवान के घर गए तो वहां उसको दोनों मिल गए। उसको तुरंत ही उनके सामने ले जाया गया। उन्होंने भी उससे अपने दोस्त की तरह से बर्ताव किया। इत्तेफाक से उसी समय वह राजा की बेटी आ गई। वह भी आकर वहीं बैठ गई और बात करने लगी। बातों ही बातों में उसने पूछा
कि क्या कोई ऐसा है जो उस पर एक मेहरबानी कर सके। वह अपने पिता के बगीचे से एक खास नाशपाती के पेड़ की नाशपाती चाहती थी, पर वह यही नहीं जानती थी कि उस पेड़ से फल कैसे तोड़े जाएं, क्योंकि उस पेड़ के चारों तरफ केसर के पाउडर के 7 गड्ढे थे। जो कोई भी उस पेड़ तक जाता, निश्चित रूप से उसके पैर केसर से रंग जाते और इस तरह वह पकड़ा जाता, और यही वह राजकुमारी चाहती नहीं थी। यह सुनकर तीनों ने कहा कि वे बिना पकड़े उस पेड़ के फलों को लाने की अपनी भरसक कोशिश करेंगे। कुछ देर बाद सुनार वहां से चला आया। वह तुरंत चोर के पास पहुंचा। चोर उसको देखकर बहुत खुश हुआ और उससे खाना खाकर जाने की जिद की, पर सुनार बोला, इस समय नहीं, फिर कभी। अभी तो मेरे दिमाग में कुछ दूसरी ही बात घूम रही है। चोर कुछ उत्सुकता के साथ बोला, मुझे उम्मीद है कि वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सुनार बोला, है तो मुझे राजा के बगीचे में लगे एक नाशपाती के पेड़ से राजकुमारी के लिए उसकी नाशपातियां तोड़नी है। उस पेड़ के चारों तरफ केसर के पाउडर के 7 गड्ढे हैं। जो कोई भी उस पेड़ तक उसकी नाशपाती तोड़ने जाएगा, उसके पैर केसर से रंग जाएंगे और वह पकड़ा जाएगा। राजकुमारी चाहती है कि बिना पकड़े गए उस पेड़ की नाशपातियां तोड़ी जाएं। क्या तुम इसमें मेरी कुछ सहायता कर सकते हो? मैं इस चक्कर में अपनी जान गंवाना नहीं चाहता। सो तुम्हारी सहायता से अगर मैं अपनी जान बचा सकूं तो चोर बोला, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए उस पेड़ की नाशपाती तोड़ लाऊंगा। और वह उस पेड़ की नाशपातियां तोड़ लाया। हालांकि उसने यह कैसे किया, यह किसी को नहीं पता। एक दिन बीतने से पहले ही उस पेड़ की नाशपातियां सुनार की दुकान में एक टोकरी में रखी थी। तुरंत ही राजकुमारी, वजीर और दीवान के बेटों और सुनार के बीच मुलाकात का समय तय किया गया, और उस समय वे नाशपातियां उनके सामने लाई गई। राजकुमारी ने तुरंत ही वे नाशपातियां खाने की इच्छा जाहिर की। सो दीवान के बेटे ने एक नाशपाती छीली और उसके छोटे छोटे टुकड़े काटे। उसने एक टुकड़े में चाकू की नोक घुसाई और उसको राजकुमारी को खिलाने की कोशिश की। जब वह ऐसा कर रहा था तो अचानक राजकुमारी को छींक आ गई। इससे वह चाकू उसके गले में लग गया और वह मर गई। दीवान का बेटा चिल्ला पड़ा, अरे ये मैंने क्या किया? मैंने तो राजकुमारी को मार दिया। वजीर का बेटा बोला, इसमें तुमने कुछ नहीं किया, यह सब मेरे कसूर है। सुनार बोला, नहीं नहीं, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये मेरी गलती है। अगर मैं नाशपाती ना लाता तो उनको राजकुमारी को इस तरह से ना खिलाया जाता। खैर, अब हमको इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई हमको इस हालत में देख ले। हमको तुरंत एक मटका लेना चाहिए और राजकुमारी को उसमें रखकर नदी में फेंक देना चाहिए, नहीं तो उसका शरीर फूल जाएगा, उससे लोगों को पता चल जाएगा और फिर हम फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तुरंत ही एक कुम्हार के घर से मटका लाया गया और उसमें राजकुमारी के शरीर को रखकर नदी में फेंक दिया गया। शाम को देखा तो राजकुमारी का कहीं पता नहीं था। महल की सब इमारतों में उसकी खोज की गई और दूसरी जगह पर भी उसको ढूंढा गया, जहां जहां वह अक्सर जाया करती थी, पर उसका कहीं कोई पता नहीं था। राजा ने एक शाही फरमान निकाला कि जो कोई भी राजकुमारी के बारे में कुछ बताएगा उसको भारी इनाम दिया जाएगा। अगले ही दिन एक आदमी राजा के सामने आया और उसको बताया कि पिछली शाम उसने एक आदमी को नदी में मटका फेंकते हुए देखा था। यह सुनते ही राजा ने नदी में राजकुमारी को ढूंढ शुरू करवा दी। नदी में मटका भी मिल गया और मटके में रखी सुंदर राजकुमारी की लाश भी उसमें मिल गई। राजा ने फिर हुक्म सुनाया कि राज्य भर के सब कुमारों को उसके सामने पेश किया जाए और इस मामले की जांच अच्छी तरह से की जाए। सो राज्य के सारे कुमार राजा के सामने इकट्ठा हुए। राजा ने उनसे पूछा कि हाल में ही किसने मटका बेचा था। एक कुमार सामने आया कि 2 दिन पहले उसने एक मटका एक सुनार को बेचा था। इस पर सुनार को बुलाया गया। राजा ने सुनार से पूछा, तुमने राजकुमारी को क्यों मारा? बोलो। सुनार चुप रहा तो राजा बोला, सुनार की चुप्पी सुनार को मुजरिम बनाती है। 2 दिन के अंदर अंदर इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तब तक के लिए सुनार को जेल में बंद कर दिया गया। अब क्योंकि सुनार ने कोई जवाब नहीं दिया था तो राजा ने उसकी फांसी की सजा तो सुना दी, पर उसका मन नहीं माना। उसने उसकी फांसी को 2 दिन के लिए और टाल दिया, ताकि वह राजकुमारी की इस बुरी तरह से की गई हत्या की सही सही वजह पता कर सके। उसने एक गार्ड का वेश रखा और रात को
जेल में सुनार के पास जा पहुंचा। उसने उससे कहा, तुमको कल फांसी लगने वाली है, क्या सब कुछ ठीक है, या तुम्हारा कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त ऐसा है जो इस समय तुम्हारी सहायता कर सके? सुनार बोला, पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मरने से पहले मैं अपने 2-3 दोस्तों से मिलना चाहूंगा। गार्ड बोला, ठीक है, आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। सुनार उसके साथ चल दिया। सबके पहले सुनार वजीर के घर गया। वहां उसने वजीर के बेटे से कुछ बात की। उसने उससे कहा, ओ मेरे दोस्त, जब मैं फांसी के फंदे की तरफ जा रहा हूँगा तब तुम मेरे लिए क्या कुछ कर सकते हो? वजीर का बेटा बोला, हाँ हाँ जरूर, तुम खुश रहना, ठीक समय पर मैं कमांडर इन चीफ अपने सिपाहियों का इशारा करूंगा और वे राजा को मार देंगे। इसके बाद सुनार दीवान के घर गया और उसके सामने सबसे बड़े बेटे से बहुत देर तक बातें करता रहा। मेरे अच्छे दोस्त, तुम मेरी रिहाई के लिए क्या कर सकते हो? नौजवान बोला, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी मेहरबानियों को नहीं भूल सकता। मैं ठीक समय पर आऊंगा और राजा को मार दूंगा। गार्ड ने भी सब सुना तो डर के मारे कांप गया। इसके बाद सुनार अपने तीसरे दोस्त चोर के पास गया। उसने उससे भी वही सवाल किया जो उसने अपने पहले दोस्तों से किया था। चोर ने उसकी नमस्ते का जवाब दिया और उसको कुछ देर बैठने के लिए कहा, क्योंकि उस समय वह कोई बहुत जरूरी काम कर रहा था। उसने सुनार की बात सुनी और महसूस किया कि सुनार बहुत कष्ट में है। उसने उसकी सहायता करने का इरादा किया, हालांकि इसमें उसकी जान का खतरा था। वह उसी पल वहां से चला गया और राजा के महल की खिड़की से होकर महल की छत पर चढ़ गया। वहां से फिर वह राजा के सोने के कमरे में चला गया और उस आदमी का सिर काट दिया जो उस रात वहां राजा की जगह सो रहा था। यह करके उसने सोचा, अब सुनार को किसी बात का डर नहीं है। यह सोचकर वह उस आदमी का सिर अपने हाथ में लेकर सुनार के पास दौड़ आया। उसने वह सिर सुनार और गार्ड के सामने फेंकते हुए कहा, ये लो, अब तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो गई। अब राजा तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं कर सकता। इसके बाद सुनार गार्ड के साथ जेल में लौट आया। अगले दिन वह सब लोगों और सिपाहियों के सामने फांसी के फंदे की तरफ ले जाया गया। जैसे ही वह फांसी के चबूतरे के पास पहुंचा तो दीवान का बेटा अपनी तलवार खींचकर राजा को मारने के लिए आगे बढ़ा। उधर वजीर के बेटे ने भी अपनी सेना को इशारा किया और वह इस काम में उसकी सहायता करें, पर उस सबकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि राजा ने सोच रखा था कि उसको क्या करना है। वह चिल्लाया, सुनार को छोड़ दो, उसे आजाद कर दो, उसको माफ किया जाता है। इस पर वहां खड़े सब लोग चिल्ला पड़े, राजा की जय हो, राजा अमर रहे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ एक नई कहानी लेकर, तब तक के लिए सभी का बहुत तहे दिल से कहानी सुनने के लिए शुक्रिया।